आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर बात? यानी कि जो ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, यानी कि जहां पर वो प्रॉपरली आपका एग्जिस्ट नहीं करता उस चीज को बेटा लिमिटेशन बोलते हैं। तो ऐसी कई जगह है आपकी जहां पे जो ओम्स लॉ है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता प्रॉपरली। अब उसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें भाई ओम्स लॉ क्या होता है, तो हमने पढ़ा है पहले ही कि ओम्स लॉ एक तरीके से होता है बेटा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। यानी कि अगर हम एक तरीके से कहीं पर भी पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो उससे करंट जो है वो लीनियरली क्या होता है बेटा आपका इंक्रीज होता है। ये चीज हमें ओम्स लॉ बताता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको इस चीज को बताऊं तो एक्चुअलनेस इस चीज की क्या है? एक्चुअलनेस इस चीज की ये है बेटा कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर बेटा बात? यानी कि अगर इसको ग्राफिकली मैं समझूं तो आप लोग जानते हैं कि जो V और I ग्राफ होता है आपका वो किस टाइप का होता है बेटा आपका, वो कुछ इस टाइप का होता है। और हम लोग पढ़ते हैं कि ये ग्राफ कैसा रहता है बेटा आपका, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है ऐसे। क्लियर बात? लेकिन एक्चुअलनेस कुछ और ही है, ठीक है। एक्चुअलनेस क्या है कि अगर ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है आपका ये बहुत ही कम टेम्परेचर के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये ऊपर से थोड़ा बैंड होना शुरू हो जाता है, कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से ये बैंड होना शुरू हो जाता है। देखो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये कुछ ऐसे बैंड होना शुरू हो जाता है। क्लियर बात? ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू टेम्परेचर। क्लियर बात? तो यहीं पे अगर हम इसमें डिवीजन करें तो इसमें दो तरीके के हमारे पास जो सब्सटेंस हैं वो बनते हैं। एक सब्सटेंस होते हैं हमारे पास ओमिक कंडक्टर। क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर। यहां पे मैं लिख देता हूं ओमिक कंडक्टर्स। क्लियर बात? और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास? दूसरे होते हैं बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्लियर बात? तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको ओमिक बोलते हैं। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं आपका? उनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे नॉन कंडक्टर लिखा गया है, ये ओमिक भी यहाँ पे होता है। क्लियर बात? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां से यहां तक ये ग्राफ किस चीज को फॉलो करता है बेटा आपका? यहां से यहां तक ये ग्राफ फॉलो करता है स्ट्रेटनेस को, यानी कि ओम्स लॉ को। तो ये जो कंडक्टर होंगे, ये ग्राफ जो यहां से यहां तक बनेगा, ये किसके लिए बनेगा बेटा आपका? ओमिक कंडक्टर के लिए। क्लियर बात? लेकिन अगर आप इससे ऊपर के ग्राफ को आप देखें तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ बना है ये किसके लिए बनता है बेटा आपका? ये बनता है फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्लियर बात? तो यही हमारा एक लिमिटेशन होता है ओम्स लॉ का सबसे पहला, कि जो आपके नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारे पास ज्यादातर जो कंडक्टर्स होते हैं वे किस चीज को फॉलो करते हैं बेटा? नॉन ओमिक को। क्लियर बात? ये ज्यादातर कंडक्टर हमारे पास नॉन ओमिक होते हैं। तो नॉन ओमिक होने की वजह से जो ग्राफ है आपका वो स्ट्रेट लाइन ना रह के क्या कर जाता है बेटा आपका? थोड़ा बाउंड कर जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट लिमिटेशन होती है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड लिमिटेशन क्या है बेटा? सेकंड लिमिटेशन होता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। इसको एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूंगा, इसका मैं खाली ग्राफ बना देता हूं बेटा आपका। ये V होता है, इसमें फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, ये अभी कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को, तो ये खाली आप लोग ग्राफ ध्यान रखें इसका अभी के लिए। ये इसका सेकंड एक तरीके से लिमिटेशन होता है। यहाँ पे -I होता है और यहाँ पे -V होता है। इसको फॉरवर्ड पोटेंशियल बोलते हैं, इसको रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, इसको रिवर्स करंट बोलते हैं। ये समझ में आएगा बेटा आगे जब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए आप लोग याद रखें खाली कि ये दूसरा लिमिटेशन होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर बात? अब अगर हम बात करें तीसरे लिमिटेशन का, क्लियर बात? तो तीसरा जो लिमिटेशन है हमारा, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। तीसरा जो लिमिटेशन होता है हमारा थर्ड, ये वाला, ये होता है बेटा आपका GAAS। अब आप कहेंगे सर GAAS क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है बेटा। तो GAAS जो होता है आपका, ये होता है बेटा आपका गैलियम आर्सेनाइड। क्या होता है?
गैलियम आर्सेनाइड। क्लियर बेटा बात? तो ये जो गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, ये भी ग्राफ हमारा नॉन लीनियर ग्राफ होता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे में वीआई ग्राफ, ऐसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जो ग्राफ बनता है इसका वो कैसा बनता है बेटा आपका? वो कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर बात? तो ये एक तरीके से अगर आप देखें तो ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है। क्लियर बात? ये कैसा ग्राफ है बेटा आपका? एक नॉन लीनियर। और साथ में कैसा है बेटा आपका? साथ में नेगेटिव रेजिस्टेंस को भी ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। क्लियर बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये गैलियम आर्सेनाइड जो होता है, ठीक है, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये क्योंकि ओम्स लॉ का तो ग्राफ कैसा पढ़ा है आप लोगों ने? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन वो पूछता है इस लिमिटेशन के ऊपर, वो पूछता है बेटे जैसे ये ए पॉइंट इंडिकेट करा देगा, ये ओ, ये ऐसे यहाँ पे बी, ये यहाँ पे सी, और ये ऐसे कुछ डी पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करा देगा। क्लियर बेटा बात? तो आपसे वो कहेगा कि भाई यहाँ पे ये बताइए कि ये ग्राफ ओम्स लॉ को कहाँ फॉलो कर रहा है। तो आप लोग कहेंगे भाई कि जहां पे स्ट्रेटनेस को शो कर रहा है, तो स्ट्रेटनेस कहां पे शो कर रहा है बेटा आपका? जो ए बी कर्व है, ठीक है, यानी कि ए से बी तक का जो कर्व है ये यहाँ पे स्ट्रेटनेस को शो कर रहा है। तो यानी कि ये ग्राफ कैसा है बेटा आपका? यहाँ पे एक ओमिक ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद ये कहेगा कि ये यहाँ पे नॉन ओमिक कहाँ पे है, फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस को ये कहाँ पे शो करता है? तो बेटा जहां से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर बात? तो आप कहेंगे इन केस सेकंड कि जो सीडी पार्ट है इस ग्राफ का वो कैसा है बेटा आपका? वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है आपका। क्लियर बात? ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार इसमें। तो ये थर्ड लिमिटेशन होता है गैलियम आर्सेनाइड जो है बेटा आपका। ठीक है, ओम्स लॉ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट होता है बेटा आपका फोर्थ लिमिटेशन इसका, वाटर वोल्ट मीटर। वाटर वोल्ट मीटर। क्लियर बात? तो वाटर वोल्ट मीटर में क्या है? जैसे मान लिया हम कोई भी सेल तैयार करते हैं, ठीक है, पानी में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी जैसे ये डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला के अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं अपने सेल का, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली कि जो आपका अगर ये V है हमारा और ये क्या है बेटा आपका I। क्लियर बात? तो हम देखते हैं कि इनिशियली जो आपका करंट है, ठीक है, यानी कि बैक EMF जो है आपका वो इतना ज्यादा होता है कि जो करंट है आपका वो कहां से एक तरीके से स्टार्ट नहीं होता बेटा? ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कहां पे? जैसे ये V नोट इनिशियल, यानी कि जब तक आपका जो बैक EMF है, ठीक है, उसके ये पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा तब तक ये करंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर बात? यानी कि इसमें थोड़ा पोटेंशियल पहले बराबर होता है V नोट के, तब उसके बाद क्या देता है बेटा? ये आपका करंट प्रोवाइड करता है, उससे पहले ये करंट की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी जो ग्राफ बनेगा वो कहां से बनेगा बेटा? ओरिजिन से। तो ध्यान रखें ये ओरिजिन से ना बन के थोड़ा आगे से एक्सटेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो बैक EMF है जब तक वो आपका इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये करंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो लगभग ये वाटर वोल्ट मीटर में बैक EMF की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा आपकी? 1.67 वोल्ट के करीब आपकी ये वैल्यू होती है। क्लियर बात? तो बेटा इसको अच्छे से एक बार पढ़ें आप लोग। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन होती है आपकी ओम्स लॉ की। ठीक है।